नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पेपर सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 देखो। यदि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी अति परवलय एक्स स्क्वायर बटे 100 माइनस वाई स्क्वायर बटे 64 बराबर 1 और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हमारे पास क्या कॉमन टेंजेंट है और दो रिजल्ट है। वो दोनों रिजल्ट हमें यहाँ पे यूज लेने पड़ेंगे कि अगर हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मोस्टली ए स्क्वायर लिखा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर इसमें भी यूज में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। अगर इसकी ये लाइन टेंजेंट लाइन है, इस पर रेखा है, तो जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है हमारे पास सी स्क्वायर बराबर, क्योंकि रिजल्ट सी स्क्वायर में है और एम में है तो मैं सी स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, वरना सी में भी लिख सकते हैं। सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है वो है सर्कल के लिए हो गई। अगर हाइपरबोला के लिए कंडीशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला की अगर ये लाइन टेंजेंट है तो जो कंडीशन होगी वो होगी सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर इलिप्स होता तो प्लस साइन आता है, हाइपरबोला है तो माइनस का बी स्क्वायर। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, इस क्वेश्चन में जो सर्कल के क्वेश्चन उसमें ये आर स्क्वायर 36 है। दिस इम्प्लाइज 36 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 30 एम स्क्वायर 36 एम स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको कंडीशन से याद है तो इजीली सोल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में है। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका फेवरेट है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है उसको इस टाइप के क्वेश्चन दे दो वो तुरंत सोल्व कर देती है, क्योंकि उसको ये कंडीशन है ना एकदम मतलब ये मान लो कि माइंड में सेट है। जिसको ये कंडीशन माइंड में सेट है और क्वेश्चन देखा हुआ तब तो बहुत ही क्वेश्चन है, कंडीशन सेट नहीं है माइंड में तो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को टफ में मान रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ दिमाग में याद रहे, क्या क्या कहाँ स्लिप हो जाए। देखा हुआ क्वेश्चन है तो फिर भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसकी कंडीशन लगाई तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एम स्क्वायर हमारे पास है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 100, तो 100 एम स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, पहले 100 पहले लिख देता हूँ 100 एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 64। तो ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन से आपको रिजल्ट लिखने हैं। तो दो रिजल्ट एम में है, दो रिजल्ट सी में है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, सी स्क्वायर का एलिमिनेशन ईजी है, वैसे तो आंसर ये सी में आ रहा है, लेकिन सी स्क्वायर का एलिमिनेशन एम की वैल्यू निकालना ईजी है। तो ऑप्शंस में क्या है कि ये 5m बराबर 4 है, ये एग्जाम में आया हुआ है, कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, ए ट्रिपल में या कुछ में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें एम की जो वैल्यू है वो है 4m इक्वल टू 5, ठीक है। एम की वैल्यू ये रिलेशन होता है, लेकिन इसमें ये रिलेशन नहीं देकर क्या दे रखा है, 5m इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो जिसका क्वेश्चन याद है, जिसको ये रिलेशन याद है, तो वो तो यहाँ से भी क्या कर सकता है, एम की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकाल सकता है। लेकिन हम दोनों क्वेश्चंस को, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर रहे हैं, तो इतना अगर याद है फिर तो वो माइंड ही हो गया। तो 36 प्लस 36 एम स्क्वायर इक्वल टू 100 एम स्क्वायर, 100 एम स्क्वायर माइनस 64। इसको जो सोल्व करेंगे, हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे उसमें भी है, कलेक्शंस में भी है, लेकिन मैंने टेस्ट में नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस है ना, बच्चों के अप्रोच से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, क्योंकि टूटी पहले से ही थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो ज़्यादा नए क्वेश्चंस है ना शामिल करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इस साइड में लाएंगे, मैंने सही लिख दिया क्या, 100 एम स्क्वायर मैंने 64, ठीक है, ये सही लिख दिया, 36 प्लस 36 एम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इधर ले गए तो ये तो हो गया 36 प्लस 64, इसको हम ले गए तो 100 एम स्क्वायर माइनस 36 एम स्क्वायर। 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा देंगे तो 8 का स्क्वायर बच जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा 100 बराबर, यहाँ पे हमने लिख दिया 64 एम स्क्वायर। तो आप रूट लेंगे तो रूट में एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार तो एम स्क्वायर लिख देता हूँ, एम स्क्वायर बराबर हो गया 100/64। और इसको हम वैसे एम की वैल्यू 10/8 भी लिख सकते हैं, उसको 5/4 भी लिख सकते हैं। तो एम की वैल्यू हमें आंसर में क्या है कि यहाँ पे एम स्क्वायर की वैल्यू रखो, चाहे एम स्क्वायर की वैल्यू हमें एम स्क्वायर की चाहिए तो मैं एम की वैल्यू निकालना नहीं हूँ, लेकिन अगर निकालेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4 आएगी, प्लस माइनस दोनों, ठीक है, दो वैल्यू आएंगी। लेकिन हमारा टारगेट है इसको सोल्व करना। तो एम स्क्वायर की वैल्यू हो गई, एम स्क्वायर की वैल्यू जो है दोनों को 4 से कट कर देंगे तो एम स्क्वायर की वैल्यू जो है 25/4 से कट तो 16। अब हमारे पास जो 3 बोल दिया, एक हमारा पास जो सी स्क्वायर था वो था 36 प्लस 36 एम स्क्वायर
और इसमें एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो 36 प्लस 36 एम स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25/16। ज़्यादा बेटर तो ये है कि हम 36 कॉमन लेके सोल्व करके लिखें, ज़्यादा फास्ट आ जाएगा आंसर। 36 1 प्लस 25/16। और कैलकुलेशन है, जैसे कैलकुलेशन कैसे ही कर दो, थोड़ा और मुझे लगता है इसे थोड़ा और फास्ट आ जाएगा, तो वो कर दिया 36 गुणा, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 25 41/16। और अब मैं 16 से कैंसिल करूँगा तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। 4 को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 4c²। 9 को सिंपल 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 4c² बराबर 369। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 4c² और 369। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक अक्रमणीय समूह जिसके सभी उपसमूह पर समान न्याय कहलाता है, तो ये हैमिल्टोनियन समूह है। हैमिल्टोनियन समूह, अगर ये इजी रिजल्ट है, लेकिन जिसने हैमिल्टोनियन ग्रुप नहीं पढ़ा तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। और हैमिल्टोनियन ग्रुप है, इस टाइप्स का जो रिजल्ट है कई बार तो दिमाग में मतलब याद रह जाता है। तो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाया उसको तो याद रहेगा, बाकी मैं ये मानता हूँ कि ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इतना इजी नहीं है। ये सीरीज है, ये पूछा है कि एक समान अभिसारी कब है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है वो किसका एक्सपेंशन होता है? e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। और e की पावर x हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है x के प्रत्येक मान के लिए। तो ये जो सीरीज है ये -∞ से ∞ के बीच में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था, और टेस्ट सीरीज में अभी दिया है, जस्ट 10 दिन पहले की बात है। और तब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर इस टेस्ट सीरीज में इसका आंसर ये कुछ ऐसा दे रखा है। तो मैंने ये बताया कि आंसर है ना करेक्ट है। रीजन साफ है कि यहाँ पे आपको कोई अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपका एक्सपेंशन e की पावर x है, जब आप उसको फाइनाइटली प्राप्त कर पा रहे हो इजीली वे में, x की फॉर ऑल x बिलोंग्स टू के लिए आप इसकी वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर पा रहे हो, तो वहाँ कोई इश्यू नहीं है। तो एक गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि क्या है कि बच्चा कंपैरिजन करके उसने क्लियर कर लिया। मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया, तो जिस बच्चे को याद है वो इजी वे में इसको कर देगा। जिसने गड़बड़ कर दिया या कुछ और दिमाग लगा लिया तो फिर है ना, फिर मैंने क्या है कि ऑनलाइन कोर्स में भी बताया था क्वेश्चन, ऑनलाइन कोर्स में भी मैंने इसको डिटेल से बताया कि क्वेश्चन ना इसका, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करना है। तो जब ऑनलाइन कोर्स में बता दिया, जब टेस्ट में दे दिया, तो फिर है ना आपका गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यहाँ पे क्या है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा है, और जब सिंगुलर सॉल्यूशन पूछे तो अगर पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फेमस इक्वेशन है जिसका आंसर x² + y² और a² होगा। तो ये फेमस है, क्लास में मैंने खूब समझाया हुआ है। और ये इस टाइप के रिजल्ट है ना, जैसे अभी जो स्पर्शता प्रतिबंध है वैसा सही रिजल्ट है, तो वैसा भी बताया हुआ है, सॉल्यूशन करके भी बताया है, डायरेक्ट भी बताया हुआ है। 4 रिजल्ट एक साथ लिखाए हुए हैं कि इसका आंसर ये होगा। यहाँ मेथड से कर लेते हैं। y - px = a इंटू रूट 1 + p²। स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद में y² - 2pxy + p²x² बराबर कितना हो गया? a² इंटू 1 + p²। p² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो p² की टर्म्स पहले एक साथ लिख दी, तो p² की टर्म्स एक साथ लेंगे तो यहाँ पे x² है, इधर से राइट हैंड साइड इधर आएगा तो माइनस का a²। मैंने कुछ टर्म थोड़ी डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेशन से लिख रहा हूँ, 2xy इंटू पी, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं y² - a²। ये पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है b² = 4ac, या b² - 4ac = 0। b² बराबर तो सोल्व करोगे तो -2xy का होल स्क्वायर, -2xy का होल स्क्वायर। एग्जाम में आपको सीधा 4x² y² लिखना चाहिए था, और 4 इंटू x² - a² y² - a²। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x² y²। यहाँ ये 4 कैंसिल होने के बाद में, इससे स्क्वायर करने के बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो मैं तो उसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो यहाँ x² इंटू y² बचेगा, x² इंटू y²। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 कैंसिल करने के बाद में, ये मैंने 4 कैंसिल कर दिया भाई, इसका स्क्वायर करने के बाद में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y² माइनस का a² x² माइनस का a² y² और प्लस a की पावर 4, प्लस a की पावर 4। ठीक है, x² + y² से x² + y² कैंसिल हो गया। इससे हम जो रिजल्ट लिखेंगे वो लिखेंगे a² इंटू में x² + y² = a⁴
और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन करके कैंसिल कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। लेकिन ये सोल्व करने लायक क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट याद करने लायक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। इसको इजी क्वेश्चन जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो टॉप करते हैं, वो ऐसे रिजल्ट है ना डायरेक्ट काम लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरी अप्रोच में है। देखो कुछ क्वेश्चन हैं वो अपनी अप्रोच में रहते हैं, लेकिन मैं टेस्ट नहीं देता। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको टेस्ट में देता ही नहीं हूँ। अब एग्जामिनर इसको देता है तो मैं ये मान के चलता हूँ एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि वो कहीं उसका पहले से पढ़ा हुआ है या उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तो वो करके आएगा। जैसे मेरी अभी एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हुई है, वो सेकंड ग्रेड में भी उसने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं। तो वो उस खास बच्चों के लिए वो बच्चे इसको करके आएंगे तो क्या आएंगे। ये बाकी ये क्वेश्चन क्या है, छोड़ने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन छोड़ने लायक है उनको मैं टेस्ट में नहीं देता। टेस्ट में मैं एक आधा क्वेश्चन ऐसा ही देता हूँ जिसको थोड़ा ऐसा लगता है कि ये ना है, अगर थोड़ा सा 2-3 बार मेहनत करे तो याद रख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जरूरी हैं कि टेस्ट के हिसाब से दी जाए। तो ये क्वेश्चन मैं तो मानता हूँ कि थोड़ा सा अप हो गया, इसलिए इस पेपर को मैं टफ मान रहा हूँ, है ना। तो ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि आप 4-5 क्वेश्चन लगातार है ना इजी कर दोगे, वो चीज़ नहीं है। 4-5 क्वेश्चन टफ भी नहीं आएंगे तो 4-5 क्वेश्चन इजी भी नहीं आएंगे लगातार। तो कैटनरी का अगर इस एक्स एक्सिस आप एक्स परिक्रमण करते हैं तो एरिया कितना होगा, तो जो एरिया है जनित पृष्ठ पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक चाप ले रखा है, चाप ले रखा है तो हम क्या ले रहे हैं, वर्टेक्स से लेकर हम ले लेते हैं कैटनरी का एक्स एक्सिस पर जनित पृष्ठ का। एक चाप ले रहे हैं, चाप 0 से x तक ले लेते हैं। तो चाप अगर 0 से x तक लेते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, s लिख दो, a लिख दो, कितना होगा 2 पाई y और यहाँ पे ds। तो ds को अगर मैं क्या कर देता हूँ, ds को अगर मैं √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन है तो इस टाइप से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। लिमिट होगी वो मैं ले रहा हूँ इसके शीर्ष से 0 से लेकर x तक, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हमें यहाँ से यहाँ तक ले रखा है। तो वैसे अगर कहें तो थोड़ा सा इसको और अगर एग्जामिनर दे रहे हैं तो थोड़ा क्लियर करके भी देना चाहिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन है। तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर y। दूसरा इसमें क्या है कि हाइपरबोलिक यूज में आ रहा है। वैसे तो कैटनरी का इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन है, लेकिन फिर भी हाइपरबोलिक है जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि हम इतना फेमस नहीं है। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लेकिन स्क्वायर का अपन डायरेक्ट रिजल्ट याद रहे पक्का नहीं है। तो जिसका ये क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व किया उसके लिए अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो सबकी अलग अलग अप्रोच है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन है ना टेस्ट में या एग्जाम में देने लायक नहीं है, अगर एग्जामिनर को लगता है देने लायक तो उन्होंने दिया है। ये हो गया c × हाइपरबोलिक cos x/c, ठीक है। यहाँ हम इसको √1 + dy/dx का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जैसे इसका डिफरेंस करेंगे dy/dx तो ये हो गया c, इसका हो जाएगा हाइपरबोलिक sin x/c × 1/c, c से c कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे तो हाइपरबोलिक sin स्क्वायर x 1 + हाइपरबोलिक sin x/c कितना होता है, ये हाइपरबोलिक वो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो इसमें थोड़ा अंतर होता है। तो कुछ रिजल्ट हैं, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ कि हाइपरबोलिक cos स्क्वायर थीटा माइनस हाइपरबोलिक sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे इसको अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू स्क्वायर में आएगी, और इससे मैं लिख सकता हूँ कि रूट के अंदर 1 + हाइपरबोलिक sin स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू होती है वो हाइपरबोलिक cos थीटा के बराबर होती है। तो ये रिजल्ट यूज लेके मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई बार है सी मैं बार ले सकता हूँ, और यहाँ सी कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएगा 2 पाई सी इंटीग्रेशन 0 to x, यहाँ पे हाइपरबोलिक cos x/c और ये भी हाइपरबोलिक तो स्क्वायर हो जाएगा तो dx, ठीक है। लिख दिया था क्या, नहीं लिखा, तो पहले लिखो, ये लिख दिया हाइपरबोलिक cos x/c इनटू में हाइपरबोलिक x cos x/c dx, स्क्वायर कर देंगे, सोल्व कर लेंगे तो 2 पाई सी इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इसमें एक बार फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के टाइम भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा, इसमें प्लस आएगा। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 + हाइपरबोलिक जो है एंगल वो डबल हो जाएगा तो 2x/c हो जाएगा, और ये है अपॉन में 2 ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, dx हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट लगा देंगे पाई सी इंटीग्रेशन x
यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है साइन हाइपरबोलिक 2x/c और इसमें जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे तो 2/c से डिवाइड करें तो c/2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2/c से डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से x, जब x रखेंगे तो यही रहेगा, 0 रखें तो दोनों 0 जाएंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा पाई सी एक्स प्लस c/2 हाइपरबोलिक साइन x/c। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्या हो सकता है, इसमें वर्टेक्स से नहीं दे रखा कि वर्टेक्स से शीर्ष इस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसी भी बिंदु से ज्ञात करो, किसी भी बिंदु से ज्ञात करो, तो वहाँ वो इस चीज कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, एग्जाम ने दे दिया तो ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, पाई सी है ही आंसर में, कौन सा है आंसर में, ये है क्या, पाई सी एक्स, क्या आ गया, पाई सी या पाई सी एक्स c/2 आ गया, हाइपरबोलिक साइन 2x/c, ये इसका आंसर। ठीक है, चलो तो अगर किसी बच्चे ने किया भी है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने किया, डायरेक्ट किया है, तो वो नहीं है कि कर किया नहीं है बच्चों ने, किया है लेकिन किया मतलब है ना, सोल्व करके कम ही बच्चों ने किया होगा मेरे हिसाब से, नामात्र के बच्चों ने किया होगा। तो न्यूटन के अगर अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते सामान्य संकेतनों में dy/dx x/0 का लगभग मान कितना है, ये अपने बताना है। अगर एग्जामिनर ये पूछता ना कि d बराबर 1/h और ये है डेल में है तो डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस डेल की पावर 4/2, ये पूछता तो है ना, मैं कहता हूँ बहुत बच्चे इसको करके आते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इस d को तो लिख दिया dy/dx और आगे ब्रैकेट में लिख दिया x/0 और यहाँ लिख दिया 1/h और यहाँ किस पॉइंट पे है वो भी यहाँ पे आगे ऑपरेट कर दिया, सबके आगे y0 माइनस 1/2 डेल्टा 2/0। ये क्वेश्चन टेस्ट में खूब बार दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन खूब समझाया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर इसकी शक्ल थोड़ी चेंज कर देगा, तो पहचानने वाला काम तो आपको ही करना पड़ेगा, नहीं पहचानोगे तो गड़बड़ है। इसलिए ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है 1/s डेल y0, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है, लेकिन शक्ल बदलते ही ये टफ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर 55 बार ऑनलाइन ऑफलाइन मान लो, टेस्ट मान लो कि हर जगह ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको तो होने ही होने। आप तो ये देखो कि जो क्वेश्चंस नए आए हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, x⁻7 का कोफिशिएंट देखना है, जब x⁻7 का कोफिशिएंट देखना है तो आप क्या कहोगे, हमें इसके जनरल टर्म लिखे तो जनरल टर्म tr+1 बराबर कितना होगा, NCr 3⁻n−r और x/2 x/पावर r। तो मुझे x⁻7 का कोफिशिएंट देखना है, x⁻7 में क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x⁻8 और यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 प्राप्त करनी है तो r का मान 7 लेना पड़ेगा। तो NC 7 3⁻n−7 और x⁻7 को लेना ही नहीं क्योंकि कोफिशिएंट देखना है, और अपॉन में 2⁻7 और x⁻8 लेना है तो NC8 सिमिलरली 3n−8 और 1/8। अब बस इसको थोड़ा सोल्व करना है, सोल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये 2⁻7 है, वाइट कलर ले लिया क्या, ये 2⁻7 है, ये 2⁻8 कट के 2 बच जाएगा, ये इससे एक पावर ये ज़्यादा है, इसमें अगर एक जोड़ोगे तो ये पावर ज़्यादा है, तो ये जब कट करोगे तो एक 3 यहाँ पे बच जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो वैल्यू होगी NC7/NC8 इक्वस टू, तो वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है, NC8 6 ले जाना चाहिए था, तो NC8 कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। NC8/NC7 इक्वस टू 2 × 3 6 हो जाएगा, कैसे भी कर दो, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया है, NCR फॉर्मूला सोल्व करना, डायरेक्ट सोल्व करना खूब बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको खूब समझाया है, ऑनलाइन कोर्स में समझाया है, टेस्ट में क्वेश्चन दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। NC8/NC7 इक्वस टू, किस टाइप से याद रखते हैं, सारी चीज़ बताई हुई है,
6 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा सफिक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, छोटा जो सफिक्स है उसका डिफरेंस लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। n माइनस 7 इक्वल टू 8 इंटू 6 48, n इक्वल टू 48 प्लस 7 इक्वल टू 55। तो n की वैल्यू कितनी होगी 55। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट, ये क्वेश्चन वैसे टफ है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा। मोस्टली बच्चों ने इसको डायरेक्ट किया है, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट में चाहे गलती कर दिया हो तो भी डायरेक्ट किया है। n बिलोंग्स टू n के लिए कैसी संख्या है, अब आपको दिख रहा है, पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या नहीं है, तो क्या बच गया, परिमेय संख्या बच गया। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, बीच बीच में इजी क्वेश्चन, तो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर में इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की भरमार है, लेकिन साथ साथ में क्या जाते हैं, टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और इजी आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको एक क्या दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है कि कैसे करना है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर F1 फोर्स है, यहाँ पे अगर F2 फोर्स है, यहाँ पे आपका F3 फोर्स है और यहाँ पे अगर F4 फोर्स है, आपको जो रिजल्ट लिखना है, डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे जो डायरेक्ट जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, F1 माइनस F3 लिख दो, चाहे F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर, प्लस F2 माइनस F4 लिख दो, चाहे F4 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताया हुआ है। ठीक है, टेस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इतनी बार दिया, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। मुझे तो जब मेरे स्टूडेंट ने बताया इसका आंसर 2√2 होगा, वो इतना भी नहीं करना चाहते, कह रहे हैं सर जब इतनी बार कर लिया तो आंसर 2√2, इतना भी नहीं करना चाहते, फिर इतना नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट कर दो, जी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, F1 माइनस F3, 4 में से 6 घटा दो, चाहे 6 में से 4 घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे इनका डिफरेंस भी 2 है, 5 और 7 का, उसका स्क्वायर करो तो दोबारा 4 आ जाएगा, और 4 आप बाहर को मतलब तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे 1 + 1 बच जाएगा। या आप 8 को ऐसे लिख दो, इसको ऐसे गड़बड़ लग रहा है तो √8 लिख दो, 8 को लिख दो 2√2। 8 बराबर क्या लिख सकते हो आप, 8 बराबर 2 लिख सकते हो, ये पेयर है वो बाहर आएगा तो एक 2 बचेगा, ये √2 बच जाएगा, तो 2√2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की भरमार है पेपर में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 38 का क्वेश्चन, 39 का था, ये दोबारा 30 हो गया, रिपीट हो गया। 40 देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन इसलिए क्योंकि डायग्राम ही नहीं बना कई बच्चों से, है ना, डायग्राम ही नहीं बना, डायग्राम नहीं बना तो करेंगे कैसे, दिमाग लगाएंगे कैसे। तो हमारी क्या आदत है कि हम समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं, और पैरेललोग्राम इस पे लंब डालना था, अब लंब डलना नहीं है, अब बढ़ा के हम लंब कौन डालेगा इस हिसाब से, है ना। तो ये बात, तो एक तरीका तो है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के लंब डालो, दूसरा तरीका है कि आप इस क्वेश्चन में क्या करो, इस टाइप से थोड़ा सा बना लो। तो 9th-10th का पोर्शन में क्या कहूँगा कि एग्जामिनर ने 9th-10th के पोर्शन में तो ये मान लो बच्चों को कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए कि है ना बच्चा हाथ ही नहीं लगा सकता, अप्रोच से वार कर दिया, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये बच्चों के अप्रोच से वार कर दिया। तो समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये ABCD है, इसमें क्या दे रखा है, A से L और CM, AL के CD पर लंब है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। मैं इसलिए डाल पा रहा हूँ कि मेरे को पता उधर लंब नहीं डाला तो थोड़ा इसके इधर मोड़ दिया, वरना एग्जाम इसको थोड़ा बढ़ा के डालना पड़ता, तो ये क्या कर दिया, अब मुझे समझाना है तो मैंने इसको इस तरफ कर दिया। AL है, सी से अगर हम क्या करते हैं, CM लंब डालते हैं AD पर लंब डालते हैं, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यही परपेंडिकुलर, ये CM है। फिर ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, AL दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये जो परपेंडिकुलर है 20 सेंटीमीटर है, और ये CD 18, ये भुजा 18 और ये भी 18, समांतर भुजाएं 18, ये 18 है, समांतर चतुर्भुज है तो ये भी 18 हो जाएगा, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। और CM दे रखा है 15, CM 15, तो ये जो परपेंडिकुलर है 15 दे रखा है, इसको मैंने मान लिया अपनी तरफ से साइड, कुछ नहीं दे रखा तो इसको मैंने एक बार y मान लिया, तो ये इसके सामने वाली भी y हो जाएगी। अब इसका दो टाइप से एरिया लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक साइड मान लो x है, x इंटू हाइट H1 और तो y इंटू साइड H2, दोनों साइड से एरिया इक्वल कर दिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, अगर ये बेस अगर x है तो इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये बेस अगर y है तो इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो बेस x है उसकी वैल्यू 18 दे रखी है, 18 इंटू उसकी हाइट है वो 20 है, और जो बेस y है वो हम एक बार ज्ञात करना चाह रहे हैं, उसकी हाइट है वो 15 है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 5 5 5 सही लिखा है क्या मैंने, मल्टीप्लाई सही किया है क्या,
देख लेना जरा भाई, है ना। 5 3 दोनों कट रहे हैं क्या? कटने चाहिए। तो 5 3 जा, 5 4 जा और 3 6 जा, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी? 6 4 जा, 6 4 जा 24। y की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। अब हमें पेरीमीटर पूछा है, इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी सभी साइड्स का सम कर देंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है? एक्स हमारा 18 दे रखा है, ये एक्स की वैल्यू 18 है, वाई हमने निकाल लिया 24 है। 18 प्लस 24 तो 24 10 34 10 44 42, 2 गुना 42 करके सही लिखा है, और ये हो गया 84 84 है, आंसर हो गया 84 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन। तो मैंने कहा ना कि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे का फ्लो ना बढ़े, अगर बच्चा इस क्वेश्चन में उलझ के रह गया तो मान लो वो गया। फिर इसके बाद में कि अगर उसमें उलझ गया तो फिर वो सोचेगा कि उसके दिमाग में साइकिल हो जाएगी कि 9 10th का तो हर क्वेश्चन ही हार्ड है, प्रत्येक क्वेश्चन ही हार्ड है, तो फिर उसको क्या। दूसरा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है। अब इन्होंने क्या दे रखा है? ये साइड दे रखी है। अब हमारे पास पेपर होता है एग्जाम में, हम क्या कर सकते हैं? उसको घुमा सकते हैं, घुमा के चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड है, ये थोड़ा घूमेगा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे करके, और ये जो BC इस तरह से, तो मैं इसको BC को अगर ऐसे बनाता हूँ घुमा के, तो आपको ज़्यादा ईजी समझ में आएगा, क्योंकि हम मोस्टली BC ऐसे बनाते हैं। अब क्या कर रखा है इसने? B से AC, B से हमने क्या कर दिया, अगर ये B है और ये है A, ये B है और ये AC। BAC कितना दे रखा है? BAC 40 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है? और दे रखा है ये 60 दे रखा है। इसको D से, B को D से मिला है C से, B को D से मिला है C से, कहीं से ही मिला दो थोड़ा सा, अगर तो और तिरछा करके मिला देते हैं। यहाँ ये जो B बी पे जहाँ ये एंगल बन रहा है C की साइड में, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। और पूछा कौन सा एंगल है? पूछा एंगल है, इन्होंने पूछा है कि इसमें कौन BCD, बी नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ये है A और ये है D। इन्होंने पूछा है BCD, BCD ये वाला एंगल। हमें पता है कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है, तो उसको अगर मैं पकड़ के इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आपको फीलिंग आएगी। ये 40 डिग्री है, ये 40 तो ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 40 100 तो हो गया, 80 और बच गया 80 डिग्री। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन के बाद में आता है तो वो कई बार क्या हो जाता है, टफ क्वेश्चन बदल जाता है। प्रतिचित्रण एफजेड बार खूब बार, इतना तो ये क्या अनुकोण प्रतिचित्रण तो है नहीं, सीधी सी बात है। एफजेड बार है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, जो एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो वो कॉन्फॉर्म मैपिंग नहीं हो सकता। और आइसोगोनल मैपिंग है ये। आइसोगोनल मैपिंग में जब एग्जाम्पल देते हैं तो सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल देते हैं कि एफजेड इक्वल्स टू जेड बार। मैंने टेस्ट में जेड बार, ई की पावर जेड बार, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे अपनी तरफ से बना के दिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कि आपको पढ़ाया और आपको नहीं मिला हो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन, चाहे वो रिपीटेड हुआ हो चाहे जो रिपीट नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन। यदि मॉडलिंग क्ले कोई टाइप का कोई आता है, उसमें क्या आता है कि एक सॉलिड कोण है, एक सॉलिड कोण ऑफ हाइट 48 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मेड अप द मॉडलिंग क्ले। ये क्ले कोई है ना मिट्टी का, उससे आप कोई भी आकार दे सकते हो। टू कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड स्फीयर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो, जब भी आप क्या करते हो, आपको कोण दे रखा है, ध्यान रखना, अगर जब भी आपको कोण दे रखा है और आपको ये आर दे रखा है, और जो हाइट है ना, हाइट अगर क्या दे रखी है 4 टाइम्स रेडियस दे रखी है, तो ये जो इसको अगर आप इससे क्या बनाओगे, स्फीयर बनाओगे, तो उसकी रेडियस क्या रहेगी? इसकी रेडियस के इक्वल रहेगी। ये हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, तो अगर ये कुछ भी दे रखा है और हाइट इसकी 4 टाइम्स, अगर ये 12 दे रखा है 48 दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये हाइट 48 दे रखी है, और ये जो ये बेस की रेडियस है 12 दे रखी है। यहाँ ये 12 दे रखा है और ये 48 दे रखा है, तो आप इससे जो स्फीयर बनाओगे उसकी रेडियस कितनी आएगी? 12 आएगी। ठीक है, तो मैं जनरल बता देता हूँ, आप इसको वैसे याद कर लेना। होता क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन टेस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ हम ये करना चाह रहे हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छोटा, कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन है, चाहे 9 10th का टॉपिक हो, चाहे 11 12th का टॉपिक हो, चाहे BSc का टॉपिक हो, ऐसा कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो मेरे टच में नहीं है।
और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं नहीं जानता हूँ, जो मुझे लगता है कि टेस्ट में देना वही टेस्ट में आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी ने भी टेस्ट बना दिया हो। टेस्ट एकदम ऑथेंटिक बनता है, एक एक क्वेश्चन ना ठोक पीट के टेस्ट में जाता है। ठीक है, 1/3 पाई r² h और यहाँ पे हमारे पास इसका जो एरिया है वो है 4/3 और ये पाई r की। और अगर आपने इस 3 को 3 से कैंसिल करते हुए आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, और अगर आप उसको r को कैंसिल कर 4 को कैंसिल करना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास r² होगा, अगर मैंने यहाँ पे h बराबर 4r ले लिया, तो ये जो 4 है ना, इस 4 को भी क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और ये जो r³ है वो इस r³ के बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब ये जो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम डेटा 14 और 20 इसका भी दे रखा है, और डेटा चेंज करके दिया हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या किस पर्पज से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी हाइट से 4 गुना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी बेस की रेडियस की इक्वल हो जाएगी, आंसर 12 सेंटीमीटर। वैसे जिसको पता है वो 10 सेकंड का क्वेश्चन, नहीं पता है तो आप आराम से सोल्व करोगे तो 30 सेकंड में हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। इसके जनक क्या होंगे, तो देखो ए की पावर 6 आइडेंटिटी आ रहा है, ए से सारे जनरेट हो रहे हैं, ए एक तो ये हो जाएगा, ए कौन सा है, ए के अलावा, और 6 ऑर्डर के 2 जनरेटर हैं, ए मिल गया तो फिर ए की पावर 5 हो गया, उसका इन्वर्स मिल जाएगा। ए और ए रेज़ टू पावर 5 इसके 2 इसके जनरेटर हो जाएंगे। 6 ऑर्डर के ग्रुप के 2 जनरेटर होते हैं, याद रहने चाहिए। आव्यूह का ये क्वेश्चन वैसे कहें तो देखो है ना, मैं कहूँगा टफ है, और वैसे कहें तो इजी है। टफ क्यों है, क्योंकि जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था ना, तो उस एग्जाम में जब मैं पहली बार असफल रहा था, RS प्री 2010, मेरे को आज भी याद है, तो उसमें एक मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा था, एडजॉइंट पूछा था। RS प्री 2010 की बात है, तो उसमें क्या पूछा था मुझसे, या तो इन्वर्स पूछा था या एडजॉइंट पूछा था। तो मुझसे जब वो क्वेश्चन पूछा ना, तो वो मैंने ना 3 मिनट के अंदर किया था ना, पता नहीं 2.5 मिनट के अंदर किया था यार, है ना। तो उस टाइम जब मैंने इस क्वेश्चन को किया तो मुझे लगा कि है ना, ऐसे तो टाइम मैनेजमेंट होगा नहीं, तो इसलिए मैंने टेस्ट में ना सेकंड जवाब का क्वेश्चन दे रखा है, इन्वर्स का क्वेश्चन दे रखा है। आप टेस्ट चेक कर सकते हो। तो मुझे पता है कि अगर बच्चा यहाँ पे 3 मिनट में करेगा तो एग्जाम में भी फिर वो गलती करेगा, इसलिए 3 मिनट का क्वेश्चन पहले से दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर आप बिना दिमाग के सोल्व करोगे 3 मिनट लगेगा, आप मेथड से सोल्व करोगे। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, ऑनलाइन बता रखी है, ऑफलाइन बता रखी है। शॉर्ट ट्रिक से भी पहले फास्ट होता है, एक बिल्कुल 10 सेकंड की अप्रोच भी बता रखी है। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 10 सेकंड में भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब आप 10 सेकंड मत मानो, आप ये मानो कि ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत किया, आपने ढंग के टीचर से पढ़ा, तो 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी लेवल के, किसी भी दिमाग का, किसी भी लेवल का स्टूडेंट इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर देना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर नहीं कर पा रहे, तो आप है ना मेहनत नहीं हो, या फिर आपको आइडिया नहीं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इसको क्वेश्चन को देने के पीछे पर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जिस क्वेश्चन का मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बच्चे को परेशान कर सकता है, उसको मैं टेस्ट में दे देता हूँ। यहाँ पे इसका सेकंडेज पूछा है, तो सेकंडेज के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहती है, पहले 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 है, इसमें फर्स्ट कॉलम को मैं आगे लिख देता हूँ 1 2 2। मैं एग्जाम में, मुझे देखो सीधी सी बात है, अगर मुझे कोई एग्जाम देने जानी है तो मुझे उसका मेथड भी पता होता है, मुझे उसकी शॉर्ट ट्रिक भी पता होती है, और मुझे उसका शॉर्टकट भी पता होता है, ताकि मैं एग्जाम में सफल हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ एक मेथड पता उसके भरोसे चल गए। तो मैंने फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम बना दिया, सेकंड कॉलम को इसके आगे और लिख दिया, फर्स्ट रो को नीचे लिख दिया 1 1 1 1 1, और सेकंड रो को उसके नीचे लिख दिया 2 5 7 2 5। और अब क्या किया, इस फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को तो छोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करके इधर बढ़ते जाएंगे, इधर लिखते जाएंगे। तो ये -5 -7 -12, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 7 14, इस अगर मैं 2/2 के डिटरमिनेंट को सोल्व करूँगा तो 2 7 14 माइनस और -2 प्लस, तो 14 + 2 14 + 2 16। तो इधर बढ़ रहे हैं, लिखेंगे इधर 16, तो माइनस का 12 आएगा, तो माइनस का 12 यहाँ पे, माइनस का 12 यहाँ पे, 16 आएगा, 16 आएगा। अगला एलिमेंट यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8, तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 और -1 है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आप यहाँ से चले, ये भी सेम आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे तो वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम इसको लिख रहे हैं तो सही लिखा है क्या, 1 2 1
ये 5 के बाद में 1 आएगा आएगा, ठीक है, वरना आंसर कैसे आएगा, गलत लिखोगे तो। ये 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो कितना होगा ये 1, यहाँ 1 आएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप करो तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एक बार और देख लेता हूँ मैंने सही किया है क्या। ये यार कुछ दिक्कत सही तो नहीं है क्या, अप्लाई कर रहे हो इसको, अप्लाई कर रहे हो। एक मिनट और लूंगा बस आपकी, बस देख लेता हूँ इसको। ये है 2, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ना कई बार क्या ऐसे क्वेश्चन है ना कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हो जाते हैं, तो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक का इश्यू है, तो वो चीज़ भी देखो अपने को सुधारनी है। और लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ना अगर आप 2-3 मिनट में कर रहे हो तो बहुत गलत है। समवर्ती शंकु, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो पिछले एग्जाम में बच्चों ने समझ लिया होगा कि इसके रिजल्ट याद रखने से काम चलेगा। तो अगर एक्स वाई एक्स है तो वाई स्क्वायर, एक्स कौन सा जेड एक्स एक्स है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने तो ये भी बता रखा है, मैंने रिवर्स भी क्वेश्चन पूछे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है पाई बाई 360, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 वैल्यू √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका आंसर। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन है ना आप बच्चों से देखो एग्जाम प्रेशर ऐसा, एग्जाम प्रेशर ऐसा होता है कि है ना क्वेश्चन है ना इजी क्वेश्चन भी क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो मैंने देखा ये क्वेश्चन कई बच्चों ने गलत किया है, उसका रीजन भी साफ है, तो एग्जामिनर ने भी सोच समझ के पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, तो जीरो रखोगे तो आइटा मिलेगा, तो जीरो रखोगे तो आइटा मिलेगा, तो उसमें भी आपको क्या एक ऑप्शन से नहीं मिल रहा, ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जैसे इसको जीरो रखोगे तो आइटा नहीं मिलेगा, इसको जब आप जीरो रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या है आइटा नहीं मिलेगा, माइनस आइटा मिलेगा। यहाँ जीरो रखोगे तो आइटा मिलेगा, यहाँ जीरो रखोगे तो आपको आइटा मिलेगा। ठीक, ये थर्ड और फोर्थ है ना, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दो ऑप्शन सेटिस्फाई करने के बाद में अगर आप टू आइटा रखोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, तो इसमें टू आइटा रखने पर इन्फिनिटी मिल रहा है, इसमें टू आइटा इन्फिनिटी मिल रहा है, ये दोनों ऑप्शन सही मिल रहा है। अब आपको क्या है वन प्लस आइटा रखने पर वन मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप रिवर्स करते ना डब्ल्यू और वन रखते इस ऑप्शन में, तो डब्ल्यू और वन रखते तो जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस टू आइटा, तो इससे लिखते तो जेड माइनस टू आइटा इक्वल टू जेड प्लस टू, और जेड से जेड क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो माइनस टू आइटा बराबर टू हो जाता, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये संभव। इसमें आप जब वन रखोगे ना जेड बराबर, अगर डब्ल्यू बराबर वन रखोगे तो वन बराबर माइनस जेड माइनस टू, वैसे सोल्व करके बता रहा हूँ तो, लेकिन ये करेक्ट नहीं है तो फिर ये करेक्ट हो गया, अपॉन में जेड माइनस टू आइटा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जेड माइनस टू आइटा, जेड माइनस टू आइटा, जेड माइनस टू आइटा इक्वल टू माइनस का जेड प्लस टू। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो जेड इस साइड में आ गया, टू जेड हो गया, और ये टू आइटा उधर चला गया, तो टू प्लस टू आइटा, और टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो जेड बराबर वन प्लस आइटा, तो ये आपका मिल रहा है। तो इस टाइप से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लेकिन मैंने देखा कि बहुत से बच्चे इसमें थर्ड करके आए हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को इजी में नहीं मान रहा, मैं इसको टफ में कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे अगर ये जीरो था ना, अगर ये एबीसी समांतर श्रेणी में होते तब तो इसका आंसर तुरंत ही पता चलता जीरो है, और ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती जीरो हो जाती। लेकिन अगर जिसने इसने वन को ध्यान से नहीं देखा, इसको जीरो समझ लिया, और उसने जिसने इसकी वैल्यू जीरो कर दी, तो पेपर में आंसर जीरो प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो होगा वो नहीं होगा वो कंफर्म करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जीरो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ आंसर में नहीं, अगर ये जीरो अगर आपने इसको आंसर कर दिया तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहले मैं सुनता था कि जीरो अगर ऑप्शन मिल जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा, लेकिन आजकल तो आप देख रहे हो इस पेपर सॉल्यूशन में जीरो मिल रहा है लेकिन आंसर है नहीं। तो दूसरा एक तरीका है क्या, दूसरा एक तरीका है कि आप ऐसे ले सकते हो कि एबीसी की वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे मान लो अगर मैं ये लेता हूँ तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि अगर एबीसी समांतर श्रेणी में तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो मैं अगर ए की वैल्यू वन लेता हूँ, बी की वैल्यू टू लेता हूँ, सी की वैल्यू क्या लेता हूँ थ्री, अगर मैं ए की वैल्यू वन लेता हूँ, बी की वैल्यू क्या लेता हूँ टू लेता हूँ, और सी की वैल्यू क्या लेता हूँ थ्री, तो मेरे पास ये वैल्यू जीरो आएगी, एक नहीं आएगी। और मुझे एक चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देता हूँ, मैं एक वैल्यू टू ले रहा हूँ,
बी की वैल्यू भी 2 ले रहा हूँ और सी की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लूँगा ना तो मुझे ए माइनस 2b प्लस सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और ये वैल्यू रख के मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो इजीली सोल्व हो सकता है। तो बच्चे क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं, देखो एक अप्रोच तो ये लगा सकते हैं, एक अप्रोच लगा सकते हैं कि एक्स बराबर 0 रख दिया, क्योंकि आंसर में एक्स का कोई रोल, आंसर में एक्स का रोल है, एक्स बराबर 0 तो नहीं लिखेंगे। तो फिर दूसरे अप्रोच तो यही है कि अपन ए प्लस बी प्लस सी को कंसिडर लेके और फिर उसको सोल्व कर सकें। मैं यहाँ पे इन अप्रोच पे नहीं जाऊँगा, मैं जनरल मेथड से ट्राई करूँगा। जनरल मेथड से कैसे कर सकते हैं उसको अपन देखते हैं। तो अगर आप चाहो तो होमवर्क यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है, और फिर इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाओगे तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे। और फिर इनको जब आप सोल्व करोगे तो वो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी आएगी 1। और वो एक्स पे डिपेंड नहीं है तो F50 की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन जनरल मेथड क्या कहता है, जनरल मेथड ये कहता है कि R1 में अगर आपने ऑपरेशन क्या लगा दिया, R1 प्लस R3 ऐड कर दिया और -2R2 कर दिया, तो ये जो AP बन रही है वो भी 0 आ जाएगा, ये AP बन रही है ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ जो AP बन रही है वो तो 0 आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा, एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे 1 है वो 1 1 बच जाएगा। तो ये बिना वैल्यू माने भी जब आंसर आ रहा है तो मैं मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बच्चों का दिमाग में रहता है कुछ वैल्यू मान के सोल्व की जाए, क्योंकि आंसर में ABC तो है ही नहीं है, तो कर सकते हैं। बस एक जनरल आइडिया दिया मैंने आपको, और उससे उनको ये फील आता है कि अपन है ना बहुत फास्ट किया है, शॉर्ट ट्रिक से किया है, बाकी होना जानी कुछ नहीं है। मेथड अगर आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना फास्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। तो R1 प्लस R3 किया, इन दोनों को ऐड किया और इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सोल्व करने पर a माइनस 2b प्लस सी आएगा। ये सोल्व करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ सोल्व करोगे तो 0 आएगा, और बाकी के जो रोज हैं वो एग्जिस्ट रहेंगे, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 3। इस टाइप से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जब इसको और आगे सोल्व कर रहे हैं, इसको जब और आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको सोल्व करें तो ये होगा a माइनस 2b प्लस सी, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ a माइनस 2b यहाँ पे भी रख सकते हो, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे आगे भी रख सकते हो, तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और माइनस इसको जब सोल्व करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x होगा, ये 4x होगा, 2x प्लस 4x दोनों एक साथ जोड़ के लिख रहा हूँ मैं, 6x हो जाएगा, और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x से 6x कैंसिल, तो मैं एक साथ ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x से एक्स स्क्वायर प्लस 6 कैंसिल, 9 में से 8 सेपरेट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू 1 आ गई, ये जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो 1 ही आएगी। तो यहाँ ये जो वैल्यू 1 है तो यहाँ इसका आंसर 1 आ गया। यहाँ अगर 100 होता तो इसकी वैल्यू 100 आ जाती, यहाँ अगर 1000 होता तो आंसर 1000 आ जाता, यहाँ अगर 0 है तो आंसर कितना आ जाता। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं मान सकते थोड़ा सा। अब आपको एक चीज कहना चाहूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, मैंने इसको ऑनलाइन करवाया है, ऑफलाइन करवाया है, टेस्ट में दिया, कहीं पहले एग्जाम में नहीं आया हुआ, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ऑनलाइन में दिया है, ऑफलाइन में दिया है, टेस्ट में दिया है। ठीक है, तो कोई भी RPSC एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, शॉर्ट ट्रिक से समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन देखा हुआ है तो फिर है ना इसका मतलब आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, a की पावर आइटा पाई बाई 4, और ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ठीक है, सब जगह। तो तरीका क्या है, तरीका ये e की पावर आइटा बाई 4 है, इसको सबसे पहले लिमिट लगाओ, जब लिमिट लगाओगे तो सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो 0.0 फॉर्म नहीं है। ये कब पता रहेगा, जब आपने खूब बार पढ़ाया और आपने खूब बार पढ़ा होगा। तो मैंने क्या किया, इसकी पावर 4 किया। अब मान लो कि ये जो कोई पॉइंट है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई बाई 4 रहा है, स्क्वायर करने पर ये यहाँ पहुंचा, स्क्वायर करने पर यहाँ पहुंच जाएगा, क्यूब करने पर यहाँ पहुंच जाएगा, पावर 4 करने पर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये यूनिट देखो e की पावर आइटा थीटा होता है, e की पावर आइटा थीटा, उसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, जिसका मॉडुलस 1 होता है वो यूनिट सर्कल पे मिलेगा, यूनिट सर्कल पे मिलेगा यानी इकाई त्रिज्या वर्त में मिलेगा, मूल बिंदु से इकाई दूरी पर होगा, ये दूरी 1 रहेगी, यहाँ पे भी 1 रहेगी, यहाँ पे भी 1 रहेगी। अब ये दूरी 1 है, ये दूरी भी 1 है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट लिखो तो ये 1,0 लिखोगे, ये लिखोगे तो आप जैसे इसमें अगर कॉम्प्लेक्स में लिखते हो किस टाइप से लिख सकते हो, जैसे इसमें को एक बार मैं 0 को देता हूँ, या आइटा भी लिख सकते हो। यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, और वैसे भी सोल्व करोगे तो -1 प्लस आइटा 0 सोल्व करने पर -1,
तो जब इसकी पावर 4 करोगे ना तो ये क्या करेगा, -1 वैल्यू देगा। ये ऐसे मैंने एकदम ढंग से समझाया क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पावर 4 करना। पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार समझा देता हूँ कैसे करना आप। तो z की पावर 4 है, z की पावर 4 है तो ये a की पावर आइटा पाई बाई 4 की पावर 4 है। इसकी पावर 4 करोगे तो a की पावर आइटा पाई है। a की पावर आइटा पाई कितना है, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू -1 है, आइटा इंटू साइन पाई की वैल्यू 0 है। वैल्यू सोल्व करने पर -1 आ गई। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू -1 आएगी और वो इसको कैंसिल करेगी। तो एक्चुअल में क्या है, लिमिट z टेंस टू e की पावर आइटा पाई 4 रखोगे आप, तो ये और ये है ना, ये जीरो जाएंगे, जेड स्क्वायर से जेड कैंसिल होगा, फिर लिमिट कट कर कैंसिल करनी है। तो मैंने ये भी समझाया था कि ये वैल्यू कट होने के बाद में जेड स्क्वायर से जेड कैंसिल कर देना। जेड स्क्वायर से जब आप जेड कैंसिल कर दो तो फिर लिमिट जेड टेंस टू ई की पावर आइटा पाई बाई 4, इसको आप रखोगे तो आंसर आएगा ई की पावर आइटा पाई बाई 4। तो ई की पावर आइटा पाई बाई 4 कितना होता है, तो ई की पावर आइटा पाई बाई 4 है, ई की पावर, तो हमारा आइटा पाई बाई 4 है, तो ई की पावर आइटा थीटा कितना होता है, ई की पावर आइटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अगर आप रखोगे तो कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। ठीक है, इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो कोस पाई बाई 4 1/√2 प्लस आइटा इंटू 1/√2, और इसको आपने और सोल्व किया तो 1 प्लस आइटा अपॉन रूट, ये अपना आंसर। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, ये क्वेश्चन में लिमिट है वो यूनिट सर्किल पे जा रही है, ये इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस 1 नहीं है, इसका मॉडुलस 1 नहीं है, और ये इसका आंसर है। खूब ऐसे ऑप्शन में देख के समझाया हुआ है। मेरे ऑप्शन चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भाई मैंने खुद इसके ऑप्शन बनाए हैं, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन इसको समझाने का तरीका है ना यही है। तो ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स ने विद इन 10 सेकेंड किया है, विद इन 10 सेकेंड। अगर आप इस क्वेश्चन को आपने किया तो आपको आइडिया होगा कि आपने कितनी देर में किया है। डिपेंड करता है कि आप, एक क्वेश्चन में ये मान के चलता हूँ कि स्पर्श रेखित त्वरण और अभिलंबित त्वरण है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में नहीं देना चाहिए था। तो अगर कोई बच्चा एकदम किनारे पे है तो हो सकता है कि वो आपत्ति लगा दे कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो स्पर्श रेखित त्वरण और अभिलंबित त्वरण है ना, वो एक्सेलेशन सिलेबस में दे रखा है तो हो सकता है डिलीट ना हो, तो डिपेंड जाने कैसा क्या करने के लिए। प्रश्न में क्या दे रखा है, स्पर्श रेखित त्वरण है ना, स्पर्श रेखित त्वरण क्या दे रखा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये दोनों कांस्टेंट दे रखे हैं। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं 80 ऐसे लिखता हूँ, और नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये मान लो कि कांस्टेंट है लैम्डा है, ये कितना है म्यू। टेंजेंशियल को क्या ले सकते हैं, d2s और d2 स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो आप कैसे ले सकते हो, dv बटे dt ले सकते हो। मैं यार इसका यूज लेना इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन रो, v स्क्वायर अपॉन रो बराबर म्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं v की जब वैल्यू लिखूंगा तो dv बराबर कितना होगा, कांस्टेंट इंटू dt, इंटीग्रेशन करेंगे तो dv v बराबर लैम्डा t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कहीं प्रेजेंट नहीं है तो c। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो इक्वस टू कितना होगा, रो इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन म्यू, वी स्क्वायर अपॉन म्यू। रो की जो वैल्यू है वी स्क्वायर का मतलब लैम्डा टी प्लस सी का होल स्क्वायर और अपॉन म्यू, और म्यू को रूट के अंदर ले जाएंगे। तो आंसर मैच करने के लिए, वैसे तो जो टीचर इसको पढ़ाया था उसको याद है, इसका थोड़ा बहुत फर्स्ट ग्रेड तैयारी की उसको भी याद होगा, लेकिन फिर भी लैम्डा अपॉन रूट म्यू इंटू टी प्लस सी अपॉन रूट म्यू का होल स्क्वायर, और ये इसको मैंने नया कांस्टेंट ए मान लिया तो ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपना क्या आंसर है, तो ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा टफ, जिनका थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ाया हुआ या देखा क्वेश्चन उनके लिए ये क्वेश्चन। ये क्या है, ये अनुक्रम बुक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट है। हमने कहा ना कि क्वेश्चन इजी खूब है, ऐसे क्वेश्चन खूब मिल जाएंगे तो 2-2 सेकंड, ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे 2-2 सेकंड के हैं, लेकिन आप हो सकता है 2 मिनट लगाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या डायरेक्ट है, ये बराबर 1 और ये बराबर 1 और इनसे गुजरने वाले लंबवर्ती बेलन राइट सर्कुलर कोण की आपको बताने की क्वेश्चन।
तो राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को 1 रख दो, यहाँ 1 रखोगे, इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 1 को यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, ये आएगा 3, 3 बराबर 2 माइनस 1, 3 बराबर 2 माइनस 1 नहीं होता, इसको रखो तो 2 बराबर 3 माइनस 1, 2 बराबर 3 माइनस 1 ये पॉसिबिलिटी है, इसको रखो तो 3 बराबर 2 प्लस 1, 3 बराबर 2 प्लस 1 ये भी पॉसिबिलिटी है, और 2 बराबर 3 प्लस 1 ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन या तो क्या होगा, या तो ऑप्शन सेकंड होगा या ऑप्शन थर्ड होगा। अब जिसको थोड़ा सा आइडिया है कि इसकी रेडियस कितनी है, किस टाइप से है, तो इसको और कर सकता है, वरना आपको जनरल मेथड से जाना पड़ेगा। ये तो सबसे जो इजी सिस्टम है उस हिसाब से कर दिया। अब कैसे कर सकते हैं उसको और देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, कैसे ना कैसे करके ये भी 3 कर दिया और ये भी क्या कर दिया 2 इक्वल टू 2 कर दिया। जनरल मेथड क्या कहेगा, जनरल मेथड ये कहता है कि अगर आपको ये स्फीयर है और उसको आपको कोई प्लेन कट कर रहा है, और प्लेन कट करने और फिर लंबवर्तीय बेलन का आपको निकालना, समीकरण निकालना है, ठीक है, लंबवर्तीय, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो गोले का जो सेंटर, वो सेंटर क्या है, सेंटर 0 0 0, सेंटर 0 0, रेडियस है वो 1 दे रखी है, रेडियस ये 1 दे रखी है। तो थोड़ा क्लियर बना देता हूँ, वैसे सर्कल सा बना रहा हूँ मैं, लेकिन ये है एक स्फीयर, इसकी रेडियस 1 है, सेंटर 0.0। तो इससे हमने क्या कर दिया, इस पे परपेंडिकुलर डाला, इस प्लेन पे इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की कितनी हो जाएगी, 0 + 0 + 0, 1 को इधर ले आएंगे तो -1 का मॉडुलस अपॉन रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z को लिखेंगे 1/√3। तो आंसर आ गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो 1/√3 है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है 1/√3 है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो p² बराबर 1/3, ठीक है। अब ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया, तो मुझे इसकी रेडियस निकालनी है r। आर कैसे निकालोगे, आर आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कैपिटल स्मॉल r इक्वल टू रूट ऑफ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम r बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं r² माइनस p², या आप ऐसे लिख सकते हो p² प्लस r² बराबर कैपिटल R², r² मतलब 1 का स्क्वायर 1, p² मतलब 1/3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3, तो √2/3, ये तो √2/3, तो √2/3 का जब स्क्वायर करो तो 2/3 आएगा, और ये 3 इधर चला जाएगा, इधर जो √3 का स्क्वायर वो 3 है वो भी इधर एलसीएम लेके इधर चला जाएगा। यहाँ मैंने बस एक जनरल व्यूज दिया है कैसे एग्जाम में आप 2 ऑप्शन काट सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ पे ऑप्शंस में प्लस आना चाहिए, यहाँ स्क्वायर वाले में प्लस आता है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें अगर आपको लंबवर्ती बेलन का पता है कि यहाँ इसमें यहाँ पे बीच में प्लस लिखा जाता है, इस टाइप से सोल्व किया जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी एग्जाम में अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था जो मैंने एग्जाम में बिना प्रेडिक्ट करके आया था, तब से पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने। तो एक क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो कि ये क्वेश्चन टफ है तो आपको आइडिया रहता है इस टाइप से। जब मेरे पास पहली बार जो क्वेश्चन आया था वो शायद मेरे साथ स्कूल लेक्चर 2012 में आया था, जिसमें मैं मैथ्स टॉपर था, तो उस एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का, ये क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो मैं क्लास में बताता हूँ तो मैंने किस टाइप से उसको अटेम्प्ट किया और किस टाइप से मैंने इसको फटाफट 10 सेकंड के अंदर सोल्व किया। तो यहाँ हमने क्या किया, अंकों 3 3 4 4 4 5 5 का प्रयोग करके एक 7 अंकों की संख्या बनाई जाती है। इस संख्या के 2 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है। मैं सिर्फ ना यूनिट डिजिट को डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे इसके कई मेथड है। यूनिट डिजिट पे देखो, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ये अलग अलग है। जैसे आपको कोई कहे कि आपके पास है ना जैसे इस टाइप की, मान लो आपके पास 3 घड़ियां हैं, तो एक घड़ी दूसरी भी इसी टाइप की, तीसरी भी इसी घड़ी, तो 3 घड़ियां एक जैसी होगी। ऐसे ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, 4, ये अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट प्लेस पे रख सकते हो तो यूनिट प्लेस पे 7 पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पे ये वाला 3 भी लिख सकते हो, ये वाला 3 भी लिख सकते हो, ये वाला 4 भी लिख सकते हो, ऐसे करके आपके 7 चॉइस हैं। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, आपको 2 से विभाजित होने की संख्या चाहिए, तब आपके पास ये 3 ही चॉइस बचती हैं, 4 4 4। तो आपके पास फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। बाकी इसको आप दूसरे मेथड से सोल्व करोगे तो भी 3/7 आएगा, किसी भी टाइप से सोल्व करो उससे अच्छा। और ये फेमस क्वेश्चन है अंतवर्त की त्रिज्या का, 2D में भी आता है, और आप ना देखा हुआ 2D में अंतवर्त की त्रिज्या कितनी होती है। तो अगर एक आपका समकोण त्रिभुज, ये समकोण, ऐसा शायद कोई टीचर होगा तो इसने नहीं बताया होगा, ये सर्कल है, ये सर्कल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस होगी, वो होगी A + B - C/2। कितनी होगी, A + B - C। जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूस, वो घटेंगे, जो बाकी की बेस और परपेंडिकुलर है
आधार और लंब है वो जुड़ जाएंगे, आएगा करंट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बी पर समकोण है, बी पर समकोण है तो इसका मतलब AC क्या है, AC आपका जो आपका है वो करंट है। यहाँ पे ए को क्या लिख सकते हो आप, ए को लिख सकते हो BC। अगर मैं सही ले रहा हूँ कि बी पे समकोण दे रखा है, अगर बी पे समकोण दे रखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो बी के सामने वाली साइड बी होगी, गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे ए बी 5 है, 12 है, एक ये साइड 5 और ये साइड 12 है, तो ये साइड कितनी जाएगी 13 हो जाएगी। तो मैं नाम ने लेकर डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ कि 5 प्लस 12 या 12 प्लस 5 माइनस 13 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 17 माइनस 13 4 अपॉन 2 कितना जाएगा 2। ये मैं इजी क्वेश्चन मानता हूँ कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली टीचर करवाते हैं तो इसलिए इजी कर सकते हैं। उससे पिछले वाला क्वेश्चन है वो टफ में मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दोबारा इजी क्वेश्चन है, यदि n अवयवों के एक परिमित समुच्चय में a से a पर परिभाषित संबंध है तो समुच्चय a पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, अगर m और n होते हैं तो संबंधों की संख्या m क्रॉस n होती है, और दोनों a ही हैं, a पर ही है तो 2 क्रॉस n लिख दो, चाहे n इंटू n मतलब 2 की पावर n स्क्वायर। तो परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको परिभाषित संबंधों की संख्या, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, नेक्स्ट के लिए संभावित आधारी हलों की संख्या। तो अगर आप इसको एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज जरूर किया है, तो इतना नहीं है कि अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे देते ना, तो जैसे मोस्टली टेस्ट में देते हैं कि इतने समीकरण इतने चर हैं, जैसे समीकरण वैसे लिख सकते थे x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, एक ऐसे लिख दिया 2x1 प्लस x2 और प्लस 5x3 और इक्वल टू 5, ऐसे दे दिया। एक आपको ये इस टाइप से दे दिया, एक आपको बता दिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं, चरों की संख्या 3 है और समीकरणों की संख्या 2 है। इन तीनों केस में किसी भी तरीके से लिख दो, आधारी हलों की अधिकतम संख्या कितनी पॉसिबल है, वो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स सी, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस 3C2 या 3C1 दोनों इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू 3 होती है, तो आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे डिटरमिनेंट देखोगे तो ये भी नॉन जीरो आएगा, इन दो का डिटरमिनेंट लो तो ये भी नॉन जीरो आएगा, इन दोनों का डिटरमिनेंट तो ये भी नॉन जीरो आएगा। तो इसलिए कन्फर्म भी कर सकते हो आप सॉल्यूशंस के लिए। एक बार आप क्या करोगे, जब एक बार आप x1 को जीरो लोगे, अगर x1 एक बार आप क्या कर रहे हो, x1 को अगर आप जीरो ले रहे हो तो फिर जब इनका डिटरमिनेंट सोल्व करोगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ऐसे ही x2 लोगे तो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, x3 लोगे तो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो तीनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो संभावित आधारी हलों की अधिकतम संख्या न पूछकर ये पूछता कि आधारी हलों की अधिकतम संख्या भी पूछता है, आधारी हलों की संख्या पूछता, कुछ ही कहता, सेम रिजल्ट रहता, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता तो फिर है ना ये क्वेश्चन डिलीट होता। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय समीकरण। ये क्वेश्चन गलत आंसर दे रखे हैं, इसके चारों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मिलता जुलता आंसर है वो कौन सा है, ये बड़ा आंसर है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन कोई कहे तो क्या करोगे आप, भाई हम कहेंगे डिलीट है, वो आरपीसी डिलीट करे ना करे वो आरपीसी, तो डिलीट कैसे है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो आंसर है उस आंसर में 2n पाई प्लस पाई बाई 4 ही आएगा, 2n पाई प्लस पाई 4 आएगा, माइनस नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब n बराबर आप क्या लोगे, जीरो लोगे और माइनस साइन लोगे तो माइनस पाई बाई 4 है, उस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता। और इसलिए अब अगर जनरल सॉल्यूशन तो n के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करना चाहिए, प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करना, n इक्वल टू जीरो रखने पर माइनस पाई बाई 4 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, नहीं संतुष्ट कर रहा, तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन गलत हो गया, सॉल्यूशन गलत हो गया तो क्वेश्चन डिलीट की कैटेगरी में भेजा जा सकता है, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अगर एकदम आपको लग रहा है कि 60% एकदम 40% के क्राइटेरिया एकदम पास है, और ये क्वेश्चन शायद बहुत ही कम बच्चों ने किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कोशिश करो कि डिलीट हो जाए, ठीक है। इसका प्रूफ ढूंढ लो, कहीं ना कहीं बुक में ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये कौन सी 11th-12th का लेवल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं बुक में मिल जाएगा। और मुझे मिला तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल जेपी मैथ्स सॉल्यूशंस पे प्रोवाइड करवा दूँगा, जेपी मैथ्स इसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्वेश्चन है वो इसका सॉल्यूशन कैसे डिलीट हो सकता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा। अब ये क्वेश्चन इजी है कि टफ है, तो मैं कहूँगा टफ है, तो पहले से टफ है, फिर ऊपर से इसका आंसर भी गलत है, फिर तीसरा क्या रूट 2 माइनस 1 की वैल्यू हो सकता है कि भाई बच्चों को याद ना हो, ठीक है। तो इतने ये त्रिकोणमितीय समीकरण दिए, यहाँ ये
पता है कि त्रिकोणीय समीकरण का सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ये थोड़ी ना है कि इसको देना ही जरूरी है और दे देते, ठीक है। हमने नहीं दिया टेस्ट में, डिलीट होगा, हम देते तो डिलीट थोड़ी ना हो जाता। तो सेक थीटा माइनस 1 है, इसको अगर हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा अपॉन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो प्रत्येक इक्वेशन को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एलसीएम लेके कर दो। मैं कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1 आ जाएगा, इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा आ जाएगा, इसको लिखा √2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट पेज में लिखा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बार पहले कैंसिल, एक कॉमन लेना पड़ेगा वरना वो कैंसिल करना पड़ेगा। 1 माइनस कोस थीटा इंटू √2 माइनस 1 इंटू एक सोल्यूशन और रह जाएगा वरना कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या कर रहे हैं, इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसको लिखा √2 इंटू माइनस 1 साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप कहोगे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है। तो इस टाइप से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन थीटा बाई 2 √2 माइनस 1। अब ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल नहीं करना, ये साइन थीटा अलग से लिखना है, लेकिन बस एक बार समझाने के लिए लिखा है। एक सोल्यूशन अलग से क्या आएगा, वो आएगा साइन थीटा बाई 2। अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे ऐसे तब तो आपका एक ही सोल्यूशन आएगा, और इसको आप कैंसिल नहीं करोगे तो आपको दोनों सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये कैंसिल नहीं करना, एक्चुअली तरीका तो क्या है कि इस साइन थीटा को इधर, इस पद को इधर लाके साइन थीटा बाई 2 कॉमन लेना है, फिर दोनों फैक्टर में एक ये 0 होगा दूसरा 0 होगा, फिर ये तो 0 रहेगा, इस वाले द्वारा को इसको इधर लाना है फिर सोल्व करना है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है तो अपन सीधा क्या कर रहे हैं, साइन थीटा बाई 2 अलग 0 होगा, ये चीज़ अलग 0 होगी। ये दो तो 0 हो नहीं सकता, जो भी फैक्टर कैंसिल हो रहा है वो अगर 0 पॉसिबल है तो उसको 0 राउट लिख देंगे। इसमें दोनों तरफ कोस थीटा बाई 2 को भाग देंगे तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बराबर √2 माइनस 1 आ जाएगा। इसके और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी साइन n पाई, ठीक है। इसको लिखा तो टेन थीटा बाई 2, इसको लिखा √2 माइनस 1 की वैल्यू आपको याद है, जिसको याद है तो उसके लिए तो फिर भी ये थीटा क्वेश्चन, जिसको याद नहीं है तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसीलिए इस पेपर को मैं टफ में मान रहा हूँ। तो 10 पाई बाई 8, जिसने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया तो किया तो मरा, नहीं किया तो मरा, ठीक है। थीटा बराबर कितना हो गया 2n पाई, क्लियर हो। यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, थीटा बाई 2 n पाई प्लस आता है सिर्फ प्लस पाई बाई 8 है, और इसको जब थीटा को 2 से मल्टीप्लाई तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और n बिलोंग्स टू क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वैसे ही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कोई भी मैच नहीं करा, अगर सर्वाधिक मैच की बात करें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वरना एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि मोस्टली बच्चों ने यही किया है, इसलिए डिलीट नहीं होगा, वरना क्या है देखो, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, और अगर शांत नहीं है तो फिर वो रिकरिंग होता है, अनावश्य ये होता है। ये अगर ये किसके लिए होता है, ये जब आप देखोगे तो ये तो इरेशनल नंबर के लिए होता है, अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है। ये जो संख्या है ये न तो परिमेय होती है न अपरिमेय होती है। तो मैं टेस्ट में क्वेश्चन बना रहा था तो मैं इसके 4 ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से भी नहीं बने, एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश की तो डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिलीट में क्यों है कि 10 परिमेय संख्या दशमलव प्रसार नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो दो नहीं हो सकते, डिलीट। अगर आपका क्या है नॉन रिकरिंग टर्मिनेट हो रहा है तो नॉन रिकरिंग कैसे दिखाओगे आप, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 को क्या लिखा आपने 0.5 लिख दिया, 0.5 लिख दिया, तो अब ये तो टर्मिनेट हो गया, तो अब ये नॉन रिकरिंग दिखाऊं, मुझे कैसे दिखाओगे, तो नहीं दिखाओगे तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मोस्टली बच्चे इसको क्या करके हैं, फेस्ट करके आए हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो इसको करके नहीं आया यार, वो एकदम पास में है किनारे पे, तो वो तो लगा दो, ऑब्जेक्शन लगा दो, ठीक है। If P is a prime number and G is a non-abelian group of order P cube, then the center of group G has exactly number of elements. तो अगर P is a prime number है, ये क्वेश्चन 50 बार, ठीक है ना, सेंटर में कितने एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ G कितना है P, पता नहीं, टेस्ट में 5 बार दे दिए एक 7 बार, तो ऐसे क्वेश्चन है ना, फिर सोचते हैं कि कितनी बार दें, फिर ये दोबारा एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि देने भी चाहिए, एग्जीक्यूशन भी देने चाहिए।
ठीक है। 60 ये शानदार, दोबारा टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 75 इजी क्वेश्चन, 75 टफ क्वेश्चन, सीधा सा हिसाब है। और मैं एक बार एनालिसिस करके बता देता हूँ। लेकिन अभी तो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तीन विभिन्न संख्याएं वास्तविक संख्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी एक्स, तो निम्न में से सत्य है। आपको पूछा है कि एक्स इस अंतराल में, एक्स इस अंतराल में है, एक्स काल्पनिक संख्या है और एक्स ऐसा है, ये चीज है, ऐसा दे रखा है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि क्या चीज़ आएगा, क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो अगर आप ये चेक करोगे कि ए बी सी जीपी में, अगर ए बी सी किस में है, जीपी में, तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, वो कभी भी क्या नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कभी भी जीरो नहीं आएगा। और जीरो नहीं आएगा तो इस इंटरवल में जीरो, इस इंटरवल में जीरो है, ठीक है, इस इंटरवल में जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन हमें एग्जाम के हिसाब से करना है, तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ पे क्या है, कितना है, बी एक्स, एक्स कितना होगा, एक्स बराबर होगा ए बाई बी बाई बी यानी 1, सी बाई बी, प्रत्येक पद में बी से डिवाइड कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब क्या ए बी सी जीपी में, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी में ए का भाग दोगे तो भी आ रहेगा, सी में बी का भाग दोगे तो आ रहेगा। तो अगर ए में बी का भाग दोगे तब तो आएगा 1/r, और बी में ए का भाग दोगे तो आ रहेगा +1, सी में बी का भाग दोगे तो आ रहेगा। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो r, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड तो 1/r, ये चीज़ आ गई। और ये हो गया r + 1/r और +1। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू ना, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपने पढ़ा हो कि x + 1/x की वैल्यू, x + 1/x, उसकी जो मिनिमम वैल्यू हो वो 2 या 2 से बड़ा होता है, ठीक है, सही है। इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू, मैं इसके, अब ये x में नहीं लिख रहा, मैं r में लिखनी पड़ेगी, r में लिख देते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि r + 1/r है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा 2 से बड़ा और इन्फिनिटी के बीच में। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि r + 1/r है, वो -इन्फिनिटी से तो बड़ा होता है, लेकिन वो क्या होता है, -2 से छोटा होता है, और वो -2 भी हो सकता है, ठीक है। अब सब में 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो ये 3 हो गया। ये r + 1/r + 1 यहाँ लिख दो, चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो ये इन्फिनिटी रहेगा। और यहाँ जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ आप 1 ऐड करोगे तो -इन्फिनिटी, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये -इन्फिनिटी रहेगा, r + 1/r + 1 हो जाएगा, <= 1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा। और ये x है तो x जो है 3 से ग्रेटर दैन x लेस देन इन्फिनिटी होगा, या -इन्फिनिटी से बड़ा x है और लेस देन -1। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो एक तो किस इंटरवल में मिलेगा, क्लोज इंटरवल 3 से इन्फिनिटी में, ओपन इंटरवल, या जो आपका है वो x कहाँ मिलेगा, -इन्फिनिटी से कहाँ तक, -1 तक। और इससे हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 3 से इस टाइप से आपको मिल जाएगा। आपका जो आंसर है वो क्या होगा, -इन्फिनिटी से -1, यहाँ पे -1 और ये 1, ये 3, ये इक्वल में शामिल कर नहीं रखे, जब इक्वल भी आ जाएगा इस टाइप से इसकी वैल्यू, आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अगर उस केस में क्या होता है कि ये, अच्छा, 3 भिन्न भिन्न दे रखे हैं, अगर भिन्न भिन्न दे रखे हैं तो उस केस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। भिन्न भिन्न दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखी हैं, तो अगर डिफरेंट वैल्यू दे रखी हैं तो r + 1/r है ना, ये 2 बराबर का निशान नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ बराबर नहीं आएगा तो यहाँ पे भी बराबर का निशान नहीं आएगा, बराबर निशान, ओपन इंटरवल हो जाएगा बराबर। क्वेश्चन में अगर ये ओपन इंटरवल रहेगा, ऐसे इसमें भी अगर इक्वल नहीं है, इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ओपन इंटरवल रहेगा, ये भी ओपन, ठीक है। तो आपका कोई सुझाव है या जो भी आपका कुछ कमेंट है या जो भी आप कुछ बताना चाहे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 94603082। जल्दी मैं इसके आंसर की टेलीग्राम चैनल JP में सॉल्यूशंस पे भी डाल दूँगा।